हेलो मेंबर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। अब आ जाते हैं हम ईद के बाद जो है अब अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने करियर को बनाने की तरफ। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर एक सीरीज़ शुरू हुई है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के हवाले से, जिसमें हम हर रोज़ एक नई वीडियो आपके सामने लाते हैं और आपकी जो है फ्री तैयारी करवाते हैं। जैसा कि आपको पता है मार्केट में बहुत से लोग जो है वो आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में इधर से क्वेश्चन पकड़ के उधर से क्वेश्चन पकड़ के पैसों में बेच रहे हैं। 1500 रुपये 3000 रुपये का पर सेट आपको बता के भेज रहे हैं और आपको बताते भी नहीं हैं कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। लेकिन हम मौजूद हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए कि टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है। मैं हूं बुरहान अकरम। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे में काम करता हूं। मेरे पास बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आप लोग कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह तैयार करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज के हवाले से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, आईक्यू के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। और हमारे चैनल बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि क्वेश्चन जो है वो कितनी ज़्यादा जो है तादाद में वो पास्ट पेपर्स में से रिपीट होते हैं, और हम अपने चैनल पर वही क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को तैयार कर कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आज हम आपके सामने हाजिर हैं जनरल साइंस मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 3 जो हमारे चल रहा है, जिसके हवाले से हम फिज़िकल साइंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, आइए ज़रा सा रिकेप चेक कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 के हवाले से, जिसमें हमने स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी के हवाले से पढ़ा था। उसमें हमने सैलिएंट फीचर ऑफ यूनिवर्स के हवाले से पढ़ा था, फीचर ऑफ द यूनिवर्स, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से पढ़ा था, आया वो फ्यूचर क्या है साइंटिस्ट की नज़र में। उसके बाद हमने गैलेक्सीज़ के हवाले से पढ़ा था। उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होते हैं उसके हवाले से पढ़ा था। फिर जो है हमने सोलर सिस्टम के हवाले से पढ़ा था, उसके सैलिएंट फीचर्स देखे थे। ठीक है, उसके उसके बाद हमने सबसे लास्ट टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो सेटेलाइट्स के हवाले से था, नेचुरल सेटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसके हवाले से हमने एमसीक्यूज़ भी जो है जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ आते हैं उसको भी हमने जो है वो सॉल्व किया था। तो आज हम अब आपके सामने मौजूद हैं लेक्चर नंबर 3 के हवाले से। यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, फिज़िकल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने जनरल साइंस के कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, आपको याद होगा, जिसमें फ़िज़िकल साइंस मौजूद थी, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस मौजूद थी, और तीसरा जो है हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से उसको देखेंगे। देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन लेक्चर नंबर 3। जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स के हवाले से हम देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यूज जो है वो मोस्टली आते हैं एग्जाम्स के अंदर। हम अपने सूरज के बारे में पढ़ेंगे, द मून के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सन एंड मून एक्लिप्सेस के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम अपने सामने देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रॉकी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी स्मॉल एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड। ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सूरज के आसपास घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे ज़मीन के इर्द यानी हमारा जो ऑर्बिट्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और ये किस किस प्लैनेट के दरमियान घूमते हैं, ये देखें, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से दो सैयारे हैं जिनके दरमियान में जो है एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए मार्स एंड जुपिटर। वो दो हमारे सैयारे हैं जिनके दरमियान में हमारे एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द रीजन ऑफ सोलर सिस्टम विच लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड। अब देखें, वो मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है वो लाए करते हैं। अब ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस रीजन को क्या नाम देते हैं।
हमारे पास ओट क्लाउड है, कुइपर है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड जोन है। तो आपका आंसर होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो भी जो दरमियान वाला जो पार्ट है जुपिटर और मार्स के दरमियान, उसके दरमियान जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसको हम नाम देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलिएंट फीचर्स एस्ट्रॉइड के हवाले से याद कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स जो है आपके माइंड में ये होनी चाहिए चीज़ें। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, यानी सन के जो है इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और कौन से वो सैयारे हैं जिनके दरमियान घूम रहे होते हैं, मार्स और जुपिटर के दरमियान में वो घूम रहे होते हैं। दूसरा इसका सेलिएंट फीचर है एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। ये जैसा कि साइंटिस्ट ने, बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये बहुत छोटे हैं इसलिए इनको प्लैनेट्स कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो इसको माइनर प्लैनेट्स के फॉर्म में काफ़ी साइंटिस्ट ने जो है इसको नाम दिया कि ये माइनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, प्लैनेट से इनकी जो साइज है वो बहुत छोटा है, इस वजह से इनको माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब एस्ट्रॉइड, द वर्ड एस्ट्रॉइड मींस स्टार लाइक। ठीक है, जो हमारे कहकशां में जो है वो सितारे हैं, ये एस्ट्रॉइड उसकी तरह दिखते हैं। द वर्ड एस्ट्रॉइड मींस स्टार लाइक। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मेट्रॉइड्स के हवाले से क्वेश्चन है। मेट्रॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड ब्राइट स्टार, फॉलिंग स्टार, डर्टी स्टार, नन ऑफ द अबव। इट इज कॉल्ड फैलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार जिसको आप बोल सकते हैं। अब फॉलिंग स्टार्स आपने रात में कभी कभी देखा होगा, वो हम इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में टूटता सितारा। आप इसको जब आप बाहर सहन में बैठे हों, ठीक है, आप आसमान की तरफ देखेंगे, कंटिन्यूसली देखेंगे, तो आपको ये स्टार्स नज़र आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं जो है टूटता सितारा या फैलिंग स्टार्स। सेलिएंट फीचर्स हम देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। नोन एज फॉलिंग स्टार्स। ठीक है, बर्निंग मेट्रॉइड इज पॉपुलरली रेफर्ड एज शूटिंग स्टार। जब ये जल कर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो आपको एक रोशनी नुमा चीज़ नज़र आ रही होती है, उसको हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। मोस्ट मेट्रॉइड्स बर्न अप बिफोर दे रीच टू द ग्राउंड। जो मोस्टली जो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं वो ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हो तो ये बहुत बड़ी तबाही का सबब बचा सकते हैं हमारी ज़मीन पर। ठीक है, जिस तरह से क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, अगर ये ज़मीन की तरफ अगर इनको बीच में से कोई भी ऐसी फोर्स जो है इनको टुकड़ों में ना तोड़े, तो ये ज़मीन पर आकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट प्रिमिटिव बॉडीज इन द सोलर सिस्टम्स आर कॉमेट्स, कुइपर, प्लैनेट्स, मेट्रॉइड्स। सो इट इज नोन एज कॉमेट्स। कॉमेट्स जो हैं वो सबसे पहले दरियाफ्त हुए थे। इवन जब आप कभी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ सबसे पहले साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की थी वो कॉमेट्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ऑर्बिट्स ऑफ द कॉमेट्स आर एलिप्टिकल और ऑर्बिट, हेलिकॉप्टर ऑर्बिट्स एंड नन ऑफ द अबव। जो इसके ऑर्बिट्स होते हैं कॉमेट्स के, वो होते हैं एलिप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉमेट्स, कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस। ठीक है, अभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो डस्ट एंड आइस होती है। दे आर हाईली इलिप्टिकल। और तीसरी इसका सेलिएंट फीचर है द ओरिजिन ऑफ कॉमेट्स आर अननोन, मतलब इसको आज तक जो है दरियाफ्त नहीं किया जा सका कि ये कहाँ से जो है तख्लीक में आए। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट। हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। 150 मिलियन किलोमीटर, 200 मिलियन किलोमीटर, 300 मिलियन किलोमीटर, नन ऑफ द अबव। जो डिस्टेंस है हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, जितने भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है 150 मिलियन किलोमीटर का जो फासला है हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान,
वो कितना है 150 मिलियन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा जा रहा है द सनलाइट takes approximately dash minutes to reach the surface of the ground। जो हमारे सूरज से ज़मीन की तरफ जो लाइट आती है सूरज की, वो कितने मिनट में पहुंचती है? 5 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट 5 सेकंड या 15 मिनट 3 सेकंड? तो 8 मिनट 20 सेकंड में ये जो रोशनी है सूरज की, ठीक है, ये सूरज की रोशनी हमारे पास जो है 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें पूछा गया है द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इज डिफरेंस कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो किन दो चीज़ों के दरमियान का फासला है। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, मून एंड जुपिटर, मार्स एंड सन। तो ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के हवाले से कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की जो मेजरमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा एक डिस्टेंस होता है, तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में जो है वो मैयर करते हैं। और हमने इसको, जो साइंटिस्ट ने जो इसको मैयर किया, वो किस तरह से किया? अर्थ एंड सन। जो अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है, ठीक है, ये है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर का, जैसे मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया। और इसको हम क्या कहते हैं? 150 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये इसको हम अर्थ और सूरज के दरमियान, यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द स्टार ऑफ सोलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ अर्थ इज नोन एज। वो कौन सा सितारा है जो हमारे सोलर सिस्टम में क्लाइमेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट के हवाले से? तो वो है सिरस, प्लस, सन और हाइजिया। आपको पता है सन इज आल्सो कॉल्ड द स्टार, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सन? एफपीएससी में आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस के दौरान, कि एफपीएससी के हर टेस्ट के अंदर तकरीबन ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की तादाद जो है सन के अंदर कितनी होती है? 98%, 90%, 88% या 85%? सो द आंसर इज 90% of hydrogen is present inside the sun surface। ठीक है, which of the following part of the sun is visible to humans? क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि हमें जो सन का जो एक सरफेस नजर आता है जमीन से, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर, कोरोना कोरोना क्रोमोस्फेयर एंड कोर। ये सारे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। जो हमें ज़मीन से विजिबल होता है हम इंसानों को, उस सरफेस को हम कहते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। वो है सवाल नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स? जब सूरज ग्रहण होता है तो हमें सूरज का कौन सा पार्ट जो है वो नजर आ रहा होता है? फोटोस्फेयर, कोरोना, कोर और क्रोमोस्फेयर। सो द आंसर इज कोरोना। व्हेन द sun is in the process of eclipse, we have seen the corona surface from earth। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डैश डेज। जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के दरमियान एक पूरा चक्कर कितने दिनों में काटती है? 300 डेज, 350 डेज, 365 डेज और 365 डेज। तो आंसर इज 365 डेज। और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। सो एक जो चक्कर है ज़मीन हमारा, वो कितने दिनों में जो है सूरज के गिर्द काटती है? वो 365 दिनों के अंदर काटती है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ सन देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ द सन देख लीजिए। ये तीनों चीज़ें बहुत याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कंपोजिशन के हवाले से।
हाइड्रोजन जो है वो 90% मौजूद है हमारे सूरज के अंदर, जो हीलियम है वो 8% मौजूद है, और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 2% मौजूद हैं। तो इन सबको मिलाकर कितना बनता है 100%। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सूरज के अंदर एलिमेंट मौजूद है वो हाइड्रोजन का है 90% का। सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। एक तो है नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरी कौन सी हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी हैं, वो 64 के लगभग जो है नेचुरल सैटेलाइट्स हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, और आर्टिफिशियल तो बेतहाशा हैं, जिसके हवाले से मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो किस चीज़ के लिए काम आती हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से। हमारी जो भी हमारे जितने भी मोबाइल सिस्टम्स चल रहे हैं, हमारे जो मैप्स और जीपीएस सिस्टम, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसके हवाले से जो सैटेलाइट हमें बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्थ में जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है। द मून, द जुपिटर, द यूरेनस, द मार्स। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, आप इसको देख लीजिएगा। अब द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि ज़मीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो कितना है। 3 लाख किलोमीटर, 3,70,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर। तो आंसर इज 3,85,000 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, ठीक है। सवाल नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द मून हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। मून के जो हमारा चांद है उसके यहाँ कौन सा एटमॉस्फेयर है, कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट, माइल्ड और नो एटमॉस्फेयर। आपने बचपन में अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर 25 की तरफ। हु लैंडेड ऑन दी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑन द मून। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी है कि हु लैंडेड ऑन द मून, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हु लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जॉन लेवाय है, मार्टिन कूपर है, या नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑन मून। और ये किस सन में हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जुलाई 1969 के अंदर ये पहला मूवमेंट था हिस्ट्री के अंदर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है चांद पर अपना कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 है। मून इज अ प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार और नन ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको बताया कि मून इज आल्सो नोन एज सैटेलाइट, अ नेचुरल सैटेलाइट of our universe. Salient features of moon को देख लीजिए। It takes 29 days to revolve around the earth, ठीक है। It is 81 times lighter than the earth, ठीक है। It has no atmosphere. It takes light from the sun, मतलब इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है। जो लाइट इसके पास होती है, जो हमें चमकदार एक चांद नजर आ रहा होता है, एक्चुअली वो जो लाइट होती है, वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, वो किसकी होती है, वो सूरज की होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 12,704 किलोमीटर, 13,704 किलोमीटर, 17,704 किलोमीटर, नन ऑफ द अबव। अब आप देखेंगे अगर ओटीएस का एग्जाम आप लोगों में से किसी ने दिया हो तो उसमें तो ये यूं समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता, तो कंपलसरी क्वेश्चन के हवाले से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। एफपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है जो हमारा डायमीटर ऑफ द अर्थ है वो 12,704 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है इसी हवाले से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज 40,232 किलोमीटर, 45,230 kilometer, 39,728 kilometer, none of the above. So your answer must be 40,232 kilometer, ठीक है। The circumference, इनमें याद रखिएगा कि diameter and circumference में difference है।
डायमीटर मैंने आपको बताया कितना होता है, डायमीटर आपको जैसा कि मैंने बताया 12,704 किलोमीटर होता है, और सर्कमफ्रेंस मैंने बताया 40,232 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द अर्थ इज अबाउट 3 मिलियन माइल्स क्लोजर टू द सन इज इन विच ऑफ द मंथ। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 मिलियन माइल्स जो है जमीन जो है सूरज के करीब किस जो है वो महीनों में होती है, जनवरी या जून में, सितंबर और मार्च में, नवंबर और दिसंबर में। तो आंसर योर मस्ट बी जनवरी इन जून। जनवरी और जून के अंदर जो हमारी जमीन है वो सूरज के करीब जो है वो गर्दिश कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ इज अबाउट 23 hours 56 minutes 24 hours 25 hours none of the above। तो हमारे जो रोटेशन है अर्थ की, जमीन की सूरज के गिर्द, वो होती है कंप्लीट 23 hours and 56 minutes में। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द मोस्ट कलरफुल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मोस्ट कलरफुल प्लैनेट है अपने हमारे यूनिवर्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज है। आप देख लें, ट्रीज इसके अंदर हैं, पानी इसके अंदर है। तो जब साइंटिस्ट ने जो है इसको ऊपर से देखा तो ये एक रंगीन प्लैनेट नजर आया, जहां पर आपको हर तरह की चीज जो है वो नजर आएगी। तो इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मोस्ट कलरफुल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स अर्थ ब्लॉक्स आउट द, जब आपका जो चांद जो है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं चांद जब ग्रहण होता है, ठीक है, वो क्या चीज जो है वो ब्लॉक्स करती है, क्या चीज जो है ब्लॉक हो जाती है, द अर्थ। ठीक है, when sun is entirely or partially blocked out by moon it is termed as। यहाँ पर पूछा जा रहा है जब जो है सन जो है इंटायरली जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड आउट हो जाता है चांद की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, lunar eclipse can be seen when there is half moon, full moon, crescent, new moon। ठीक है, जब हम जो चांद ग्रहण कब देख सकते हैं, या जब वो हाफ मून हो, फुल मून हो, क्रेसेंट हो या न्यू मून हो। तो जब ये ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा चांद होगा तो हमें चांद ग्रहण नजर आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको फिजिकल साइंस के हवाले से कुछ मजीद टॉपिक्स जानने के में हेल्प मिली होगी। आप इन क्वेश्चंस को है वो बार बार देखिए, इनको अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट्स जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। और मैं जो आपको क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, ये मेरे पास अपने एक रजिस्टर में जब भी मैं कोई टेस्ट दे के आता था तो मैं अपने नोटबुक में इसको जो है वो लिख लेता था, ताकि मैं अगले टेस्ट की तैयारी कर सकूं। और इसी उस पर मैंने जो आज मैं जिस फेडरल गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा हूँ, इसी तरह से मैंने अपनी तैयारी को जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ और अपनी जॉब कर रहा हूँ फेडरल इदारे के अंदर। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें, और इसी तरह से आप जो है वो मेहनत से हमारे साथ फ्री, यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फ्री तैयारी कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ इन लेक्चर्स की तैयारी की तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि हम जो है वो अगर पीडीएफ फॉर्मेट नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि साइंटिस्ट ने, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जो चीज़ हम सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।